बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए मेहमान के साथ जो है वो मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर है। सादिया ज़हूर असिस्टेंट कमिश्नर है, कम उम्र असिस्टेंट कमिश्नर है। हाल ही में जो CSS के एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो नतीजा आया सामने 2024 का नतीजा जो है वो अब 2025 में आया। तो सादिया ज़हूर जनूबी पंजाब की वो वाहिद लड़की हैं, वो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्होंने DMG ग्रुप में जो है वो 5वीं पोजीशन जो है वो हासिल की है। ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन में सादिया जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो आती हैं। और इस तनाजुर में अगर हम बात करें तो सादिया ज़हूर जो है वो अब असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रेनिंग के लिए भी जो है वो कुछ रोज़ में जाएंगी। तो सादिया इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सादिया, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसा महसूस हो रहा है कम उम्र असिस्टेंट कमिश्नर बनकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। एंड खुशी तो मैं अभी तक सिचुएशन ऑफ डिसबिलीफ में हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम हुआ है। उन्होंने जो मेरी दुआएं थीं और जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं थीं और जो मेरे कुछ चंद दोस्त थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की मेरे लिए, तो एक ख़्वाब था, एक बहुत लंबा जर्नी था जो कि अब इख्तिताम को पहुंचा और बहुत अच्छा इख्तिताम था, क्योंकि मैंने अपनी डिज़ायर्ड एलोकेशन हासिल की है। और अल्लाह ताला ने ना सिर्फ मुझे एलोकेशन दी है बल्कि मुझे एक डिस्टिंक्शन भी दी है। पूरे पाकिस्तान में 5th पोजीशन आई है और जनूबी पंजाब में वाहिद खातून हूँ, और अगर हम ओवरऑल ख़वातीन में देखें तो उसमें भी मेरी 3rd पोजीशन आई है। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और अभी तक वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी क्योंकि तक आप इस बेयकीनी की कैफियत में हैं कि सादिया जो है वो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर है और इस DMG ग्रुप का में 5वां नंबर है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला आपको जब अचानक से इतना ज़्यादा नवाज देते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपने किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, या आपको यकीन नहीं आ रहा होता। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम एक परसेप्शन है कि जब CSS का नाम आता है तो वो कहते हैं ना कि आपकी जो टांगे हैं वो कांप उठती हैं और CSS में क्या होगा। आप इस तरफ कैसे आई, मतलब कि शुरू से शौक था या खुद ही आपने एक माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैंने CSS की जानिब जो है वो आना है? CSS की तरफ आने का या किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आने का मेरा माइंड हमेशा से ही था, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई कि मेरे फादर ख़ुद भी FBR में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। तो उनका पब्लिक के साथ डीलिंग और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गौर से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था। तो उन्होंने शुरू से ही मेरे माइंड में डाला था कि आपने जो है इसी तरफ आना है। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की और माइंड डेवलप किया। और फिर 2023 में जैसे ही मैं अपनी MPhil से मास्टर्स किया कंप्लीट, तो उसके एक दिन बाद ही मैंने CSS में इनरोलमेंट करा के इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो अच्छा, कितने अरसा आपको लगा CSS की तैयारी में, क्योंकि आपने एक माइंड तो बना लिया कि आपने CSS ग्रुप में आना है और CSS की तैयारी करनी है, तो माइंड में कुछ चीज़ें भी होती हैं, नहीं हो सकेगा, होगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, बहुत से बैरियर्स आएंगे, तो उस चीज़ों को आपने किस तरीके से डिस्क्राइब? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा है। इसमें आपको पहले 1 साल, तकरीबन 1 साल, मुझे भी 1 साल लगा इसकी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि मैंने 17 जनवरी 2023 को तैयारी इसकी स्टार्ट की और 2024 फ़ेब में जाके पेपर्स हुए। तो बहुत अनसर्टेन जर्नी होता है। कभी आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, कभी आप बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देते हैं, और बहुत सारे आपके दोस्त, आपका सोशल सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आपको सुननी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें लोगों का यही होता है कि वो कुछ क्वेश्चन इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे भी रेज़ किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम है। तो नेगेटिव चीज़ें साथ साथ आपकी जर्नी में चलती हैं। तो मेनली यही है कि आपने उनको ओवरकम किस तरह से करना है, और अल्लाह ताला से दुआएं बस मांगते रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। तो अच्छा, सादी ये मुझे बताएं कि किस किस पॉइंट पे आपको लगा कि बस अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकेगा, अब ख़त्म, कि यहाँ पर आप डिसअपॉइंट हो गई हो, कि जहाँ पर आपने बिल्कुल अपना माइंड चेंज कर दिया और आप उस परसेप्शंस में चली गई हो कि जहाँ लोग कहते हैं कि वाकई CSS एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि ऐसी कोई भी स्टेज नहीं आई जहाँ पे मैंने बिल्कुल ही अपनी होप लूज़ कर दिया, क्योंकि ये ड्रीम था, एक डेस्टिनेशन थी जो मुझे अचीव करनी थी हर हाल में। और बाकी मेरे फादर, मेरी मदर कॉन्टीन्यूस सपोर्ट थी उनकी मेरे साथ ही। कभी भी इस तरह का कोई फेज़ आता था तो यही होता था, मैं अपने फादर के पास चली जाती थी कि मुझसे नहीं हो रही चीज़ें या कुछ भी, तो वो यही कहते थे कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, या वो इवन मुझे घुमाने ले जाते थे कि थोड़ा सा ब्रेक होगा स्टडी से तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा से मैं वापस आ जाती थी। तो ऐसा कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि मैं कभी पार्शली आप डिसअपॉइंट ट्रैक से अगर डिस्ट्रैक्ट हुई तो वापस आपके फैमिली आपको ले जी आई। जी, तो मेरी फैमिली में सिर्फ आपके घर वाले मेंबर से या कोई बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये आपका एक जोन होता है कि वो आपके साथ आपको चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते
कि आप वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर और मेरे छोटे बहन भाई हैं। उसके अलावा मेरे 2 दोस्त हैं जिनका मेरी इस जर्नी में बहुत अच्छा, उन्होंने मेरी जर्नी को क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। और फिर मेरे कुछ उसातिज़ा कराम हैं जो मेरे साथ हमेशा रहे, तो उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, जब आपने ले लिया, आप एनरोल हो गई सीएसएस के हवाले से, तो उसके बाद आपने क्या अपना एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है, एक प्रॉपर एक माइंडसेट बनाया जाता है कि मैंने इस सब्जेक्ट्स में जो है वो तैयारी करनी है। तो किन सब्जेक्ट्स को आपने फेवरेटिज्म की तरफ लेकर, और किस सब्जेक्ट से आप भागती थी और उस्ताज़ा आपको सब्जेक्ट्स पर लेकर आते थे? मेरी डिग्री केमिस्ट्री में है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको केमिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो मेरा माइंडसेट ही नहीं था केमिस्ट्री में डिग्री करने का। वो अनसर्टन तरीके से जो है मैंने डिग्री की, क्योंकि प्लान यही था कि एट द एंड मुझे कंपेटिटिव एग्जाम में ही जाना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी मैंने केमिस्ट्री को चूज़ नहीं किया। जो मैंने ट्रेंड देखा, स्कोरिंग ट्रेंड देखा, उसके बाद अपने इंटरेस्ट देखे, और पंजाबी का सब्जेक्ट जो है वो मेरे फादर ने मुझे कहा कि इसको ऑप्ट करें, क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी वो पढ़ा हुआ था और उसकी तैयारी भी मुझे उन्होंने कराई। बाकी सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी और इन्वायरमेंटल, तो इनमें मेरी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ थी पहले डिग्री के हवाले से, और फिर मैंने इंटरेस्ट की बेस पे इनको चूज़ सबसे किया। ज़्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट में आपको करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा मेहनत मैं कहूँगी कि मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में करनी पड़ी, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड था, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स को वैसे भी नहीं समझ आ सकता। नहीं समझ आती कि आपने पॉलिटिक्स को एनालाइज कैसे करना है और फिर आपने कंक्लूजन कैसे निकालना है उनसे। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें माइंड में ग्रास्प होती गई और समझ आती गई। अच्छा, अगर हम घंटों की बात करें कि आपने इतने घंटे पढ़ेंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे, इस कंसेप्ट को आप कैसे देखती हैं? दूसरा, मुझे ये भी बताएंगे कि आप खुद कितना घंटे जो है वो पढ़ती थी? 24 घंटों में से दिन में कितने घंटे आप स्टडी किया करती थी? टाइम मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस जर्नी में। और टाइम, कुछ लोग कहते हैं आपको 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं अपना शेड्यूल बनाती थी, और वो शेड्यूल अगर वो डेडलाइन में 1 घंटे में मीट कर लेती थी तो मैं पूरा दिन फ्री होती थी। और अगर वो कभी कभी ऐसा होता था कि उस डेडलाइन को मीट करने में मुझे 12-14 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अगर हम एवरेज निकालें तो 6 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स होते थे जिसमें मैं पढ़ती थी, जिसमें मैंने सोशलाइज़ नहीं करना या फ़ोन यूज़ नहीं करना। तो 6 से 7 घंटे या 8 घंटे आप कह सकते हैं कि मैंने दिए इसको। अच्छा, इस सिनेरियो में जैसे आपने बात की कि फ़ोन यूज़ नहीं करना, इस सीएसएस की तैयारी के लिए किताबों से दोस्ती और मोबाइल से छुटकारा कितना ज़रूरी है? मैं कहूँगी कि हर चीज़ में आपको बैलेंस रखना चाहिए। आप फ़ोन यूज़ करें, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी चीज़ के लिए एम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, और मैंने जो सेक्रीफाइस किया वो यही था कि मैंने अपने फ़ोन से दोस्ती ख़त्म की, अपने सोशल मीडिया से, सोशल अकाउंट्स अपने कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी डीएक्टिवेट किए और किताबों से दोस्ती लगाई। तो यही हुआ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। अच्छा, ख़वातीन किसी भी मैदान में हो तो अपना एक किरदार अदा करती हैं। अब जो ख़वातीन आपको देख रही हैं उनको क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगी कि आपको ये सोशल बैरियर को तोड़कर अपना लोहा मनवाने के लिए आपको कौन से ऑप्शंस को यूटिलाइज जो है वो करना होगा? सबसे पहले तो ख़वातीन को ये परसेप्शन बिल्ड करना चाहिए कि वो मर्दों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। और अगर हम आने वाला दौर देखते हैं, यहाँ भी जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं हमारे, उसमें भी हम देखें तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। आप के सामने बहुत सारी हमारी एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड में या लीगल बैकग्राउंड में हर वे से ख़वातीन आगे आ रही हैं। इवन स्पोर्ट्स में आप देख लें, तो इसी चीज़ को मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। तो वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन दोज प्रोजेक्ट्स। और उनको सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना माइंड बिल्ड करना चाहिए। जब आपने माइंड बिल्ड कर लिया तो ये सब चीज़ों को उसके आपके रिजल्ट तक लेके एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपने एक थॉट बिल्ड किया है और आप फिर उसको जब अचीव करने में लग जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। क्या आप समझती हैं कि सीएसएस बहुत मुश्किल है? सीएसएस नेम से ही रिप्रेजेंट होता है कि ये ऑल ओवर द पाकिस्तान एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, तो मुश्किल तो है वाकई में, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी है, आप नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं। नामुमकिन नहीं है, और मतलब कि आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग सीएसएस से ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब कि वो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं जी अब हमसे नहीं हो सकेगा, उनको आप क्या मशवरा जो है वो देना चाहेंगी?
मैं यही कहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपको एक मैदान में नाकामी हो रही है तो आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारे और एवेन्यूज़ ओपन कर देते हैं। तो फर्स्टली अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नाकाम हुए हैं तो आप सेकंड थर्ड अटैम्प्ट परसू करें। उसके अलावा आप पीएमएस एग्ज़ाम्स की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारे वन पेपर एग्ज़ाम्स भी हैं जिनमें आप अपनी जो काबिलियत है उसका मुज़ाहिरा कर सकते हैं। तो होपफुल रहना चाहिए आपको जो है, और अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको ज़रूर मिलता है। अच्छा सादिया, मुझे ये भी बताएं कि आप जब सारा दिन घर में पढ़ती रहती थी तो जाहिर सी बात है कि घर में बच्चे भी होते हैं, कभी कोई मेहमान भी आ रहा होता है। अच्छा, ऐसे सिनेरियो में आप शादियों में नहीं जाती, आप ये होता है ना कि वालिदैन कहते हैं कि बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ रहा है, तो आपने इन चीज़ों को भी जो है वो देखा कि आप शादियों पे नहीं गई, आपने कोई घर की कोई इंटरटेनमेंट में हिस्सा नहीं लिया, ये इस तरह की चीज़ें? जैसे कि मैं दोबारा से कहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन रखा। बैलेंस आपने उसमें मैंने दोनों चीज़ों का टाइम दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं फैमिली से कट ऑफ हो गई। तो वैसे बहुत सारे इवेंट्स थे जिनमें जाना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने वो मिस किए। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बैलेंस रखा हर चीज़ को। अच्छा, जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो आपसे कुछ जेलस हो रहे होते हैं कि पता नहीं आप कौन से आप 30 मार खान बन जाएंगे या कौन सा आपने इस मुल्क में जो है वो कोई सर्विसेज में आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ों का भी सामना कभी करना पड़ा? एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हुए, आप कह सकते हैं इंसिडेंट्स हुए, जिनमें मुझे इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। लेकिन यही था कि मैं एट द एंड अपनी फैमिली के पास वापस आती थी, उनसे सारी चीज़ें शेयर की और फिर उनसे होप इकट्ठी की और फिर मैं उन चीज़ों को भूल के दोबारा से अपनी जर्नी पे वापस आ जाती थी। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं सादिया की? फ्यूचर प्लानिंग्स, अब अल्लाह ताला ने जो एक ड्रीम था वो पूरा कर दिया मेरा। तो अब यही है कि ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, और जो जिस मकसद के लिए मैं इस तरफ आई थी और जिस मकसद के लिए अपना ड्रीम मैंने देखा था, तो उसको पूरा करना है और अपना बेस्ट देना है पब्लिक सर्विस में। और यही रहना है कि मतलब मेरी वजह से पब्लिक में या कहीं पे भी किसी को कोई इशू ना हो, और मैक्सिमम मैं जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग में पार्ट ले सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मौजूदा जो सिनेरियोज हैं उससे आप वेल अवेयर्ड होंगे इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल में जो है वो चल रही है। तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आप चीज़ों को किस तरीके से डील करना जो है वो पसंद करेंगे, और आप क्या समझती हैं कि इस वक्त किस चीज़ की कमी है, तो सादिया जब अपनी सीट पे बैठेगी तो पब्लिक के ये जो मसाइल जो हैं वो इन बुनियादों पर हल करेगी? पब्लिक अगर हम देखें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, हर तरह के। लेकिन जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है इस टाइम वो ये है कि हमें अपनी जो यूथ है, जो हमारा मेन एसेट ऑफ द कंट्री है, उस पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा है, तो जब हम अपनी यूथ को आगे लेके आएंगे, उनको जो है हम प्रमोट करेंगे, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ और उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेंगे, तो एक हमारे कंट्री में प्रोडक्टिव चेंज आएगा। तो मैं भी जब मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस करूँगी कि किस तरह से आप यूथ को इन्वॉल्व करके अपने कंट्री को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकते हैं। लास्ट में कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी किसी को? मेरा मैसेज यही है कि जो लोग कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जारी रखें और कभी भी होप लूज़ ना करें। और मेरा सेकंड मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि अगर कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं तो अपने उन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को फुली सपोर्ट करें, क्योंकि आप फैमिली की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट करी है हर तरह से तो वो बच्चे बहुत आगे आ जाते हैं और वो कामयाबी बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। ठीक है, कामयाबी बहुत जल्द हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो कि यंग असिस्टेंट कमिश्नर है, हाल में जो एग्ज़ाम्स दिए थे वो भी उन्होंने जो है वो पास किया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने पीएमएस भी जो है वो क्लियर किया और उसके साथ साथ डीएमजी ग्रुप भी जो है वो आपने क्लियर किया। इस स्टोरी के वाले से भी थोड़ा सा ऐड करें। जी, मैंने CSS 2024 की अटैम्प्ट के बाद CSS 2025 भी दिया था और PMS 2023 भी दिया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दोनों आपने? जी, और दोनों ही वो मेरे क्लियर हो गए थे। तो PMS का इंटरव्यू भी हो गया है, अब उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और CSS 2025 का भी मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है इंटरव्यू का। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे पहली अटैम्प्ट में ही इतना नवाज दिया कि अब उन 2 अटैम्प्ट्स की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। तो अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सादिया ज़हूर जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी अपनी जर्नी के हवाले से किस तरीके से वो CSS की जानिब में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितने कितने घंटे सादिया ने जो है वो अपनी पढ़ाई को दिए, किताबों से दोस्ती लगाई और मोबाइल से छुटकारा हासिल किया, और उसके साथ साथ अपनी चीज़ों को बैलेंस वे में जो है वो लेके चलें, जिसकी बुनियाद पर आज जनूबी पंजाब की पहली
खातून अगर हम कहें तो वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर सादिया ज़हूर जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि किस तरीके से वो इस मुकाम तक जो है वो पहुंची हैं। PMS भी क्लियर किया, DMG भी क्लियर किया, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का सिला जो है वो उनको उनकी डिज़ायर्ड पर जो है वो दे दिया, तो वो अब असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर जो है वो उसको आगे लेके चलेंगी और जल्द ट्रेनिंग में जाके बहुत जल्द इस मुल्क के लिए जो है वो काम करेंगी और उस मुल्क को जो है वो सर्व करेंगी।